नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने आज अपना नेता चुन लिया। एक ऑनलाइन बैठक में उसने फैसला किया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उसने एक तरह से ये भी तय कर लिया है कि गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार हों, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी तभी संभालने की बात कही है जबकि सभी घटकों में इस बात पर आम सहमति बन जाए। ये भी खबर है कि उन्होंने संयोजक पद के लिए लालू यादव के नाम का प्रस्ताव रखा क्योंकि वे सबसे अनुभवी नेता हैं। लेकिन ये एक तरह का राजनीतिक दांव भी हो सकता है क्योंकि एक तो उनका स्वास्थ्य खराब है और दूसरे मोदी सरकार ने उन्हें बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर रखा है। जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, तो कई राज्यों में अभी भी गतिरोध बना हुआ है, खास तौर पर बंगाल में, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल भी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत तो शुरू हो गई है, मगर ऐसा लगता है कि वहां भी कोई बड़ी अड़चन दरपेश है, इसीलिए अखिलेश यादव भी बैठक से नदारद रहे। हालांकि समस्या दिल्ली और पंजाब में भी है, मगर अरविंद केजरीवाल मीटिंग में शामिल हुए, जो कि एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। महाराष्ट्र में घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि वहां मामला काफी हद तक सुलझ गया है। सवाल उठता है कि इंडिया की आज की बैठक में हुई प्रगति को किस तरह से देखा जाए। क्या नेता के मामले में आम सहमति बनना एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है? अगर नीतीश के मामले में सहमति बन जाती है, तो क्या उत्तर दक्षिण की जोड़ी इंडिया की बड़ी ताकत बन जाएगी? और क्या सीटों का बंटवारा और साझा कार्यक्रम देने में देरी इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है? इंडिया के बड़े नेता और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस सब के बारे में बात करते हैं। उनसे ये भी समझेंगे कि राम मंदिर के मामले में इंडिया के घटकों ने जो रुख अख्तियार किया है, उनकी पार्टी ने जो रुख अख्तियार किया है, उसका गठबंधन की संभावनाओं पर क्या असर पड़ सकता है। येचुरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर आपका। शुक्रिया। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या मैं बधाई दे दूं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन ने अपना एक नेता चुन लिया? क्योंकि ये बड़े सवाल इसको लेकर किए जा रहे थे कि जो गठबंधन अपना एक नेता भी नहीं चुन पा रहा है और जिसकी वजह से सारे कामकाज भी एक तरह से रुके हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं, वो चुनाव क्या लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आज जो है प्रस्ताव जो हमने पेश किया था वहाँ पे कि 2 लोगों के 2 पोज़ीशंस को चुना जाए। एक है चेयरमैन, दूसरा है कन्वीनर। और दोनों के ऊपर जो प्रस्ताव हमने रखी उसके ऊपर सहमति थी आज जितने लोग शामिल थे मीटिंग में। और जैसे आपने शुरू में ही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, चेयरमैन साहब के चेयरमैन पोजीशन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष कॉमरेड खरगे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है पार्लियामेंट में, और नीतीश कुमार जी कन्वीनर रहे इस इंडिया गठबंधन का, इस ग्रुपिंग का। तो जहाँ तक नीतीश कुमार जी की कन्वीनरशिप के बारे में है कि वो सलाह मशवरा करने की बात थी बाकी लोगों के साथ, वो चल रहा है सिलसिला, लेकिन लगभग तय है क्योंकि मेजॉरिटी जो है चाहता है कि वो ही कन्वीनर रहे। और जैसे आपने भी कहा बिल्कुल सही, कई सारे इसके अंदर फैक्टर्स थे जिसको ध्यान में रखा गया। नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो है अपने देश के अंदर, उसको ध्यान में रखा गया, एंड सामाजिक भी जो गठबंधन जो बन रही है उसको भी ध्यान में रखा गया। तो इस आधार पर चली, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है इंडिया के लिए। और इसके अंदर ये भी अब तय हुआ कि जो प्रस्ताव जो पहले ही इंडिया में ये निर्णय हो चुका था कि सीट के बंटवारे के बारे में चर्चाएं होगी आपके राज्यों के स्तर पर, क्योंकि वो ऑल इंडिया सामूहिक वो संभव नहीं है। हर स्टेट के अंदर परिस्थिति अलग अलग है। दरअसल जैसे केरल में सीधा सीधा टक्कर है हमारे और कांग्रेस के बीच में, ये दोनों मोर्चों के बीच में, तो वहां पर एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं होता। ये टक्कर की वजह से वहां पर बीजेपी को एक एमएलए भी नहीं मिलती, जीत नहीं सकते। मतलब ये केरल की पोजीशन है। उसी तरीके से कई सारे स्टेटों में अलग अलग परिस्थितियां, बगल में तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा अलायंस है, एक सेक्युलर फ्रंट है, और इस तरीके से स्टेट बाय स्टेट हम चलेंगे। और जहां पर ऑलरेडी अरेंजमेंट्स है, जैसे विकास अघाड़ी है आपके महाराष्ट्र में, या आपका महागठबंधन है बिहार में, वहां पर घटकों के बीच में बातचीत जारी है, चल रहा है, वो हाल में वो सुधर जाएगा। कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर
सब मिल जाए, क्योंकि ये बात आपको भी याद होगी मुकेश जी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति गणित नहीं है। गणित में 2 और 2 जोड़ दो तो आप 4 बन सकता है। राजनीति में 2 और 2 साथ रखो तो 22 भी बन सकता है, 0 भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर सब इकट्ठा होने का फायदा जो है, जिनको हम सरकार से दूर रखना चाहते हैं भाजपा को, उन्हीं को हो सकता है। जैसे बंगाल में जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो आज तृणमूल कांग्रेस सरकार की है, वो एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा अगर भाजपा को गया, गठबंधन अगर पूरी होने की वजह से, तो फायदा उनको होगा ना, जिनको हम चाहते हैं कि वो सत्ता से दूर रहें देश के हित में, इस संविधान की रक्षा रक्षा के लिए। तो अब ऐसी परिस्थितियों में वहां पर अरेंजमेंट्स अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर रीजनल प्लेयर्स हैं मेन, जो चाहते नहीं है किसी गठबंधन के साथ जुड़े, जैसे ये आपका तो हम उड़ीसा। इस चर्चा को थोड़ा सा दो टुकड़ों में बांट देते हैं। पहले तो नेता और संयोजक पद के चयन का मामला है, दूसरा है सीटों के बंटवारे का। जी आपने कहा कि नीतीश कुमार के मामले में मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। तो ये मोटा तौर क्या है? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते? क्या ममता बनर्जी का विरोध है इसको लेकर कि उन्हें संयोजक ना बनाया जाए? क्या ऐसी बात उठ रही है? क्योंकि नहीं, जी, देखिए बात ऐसी है कि 28 पार्टियां हैं इंडिया ग्रुपिंग में। आज 12 पार्टियों की जो एक छोटा सा ग्रुपिंग जो बना था, मतलब आपके मुंबई की बैठक में, उनमें से 10 लोग शामिल थे, दो दो शामिल नहीं थे। और वो और बाकी जो 28 में से जो इस 12 से अलग है, वो उन लोगों के साथ सलाह मशवरा की बात है। मतलब वो कुछ समय लग रही है, नेचुरली लगेगा भी। तो बस वो वही बात है जिसके चलते हुए अब ये अनाउंसमेंट ये आज ये येचुरी जी, क्या हो रहा है। ये उल्टा नहीं चल रहा है कि सहमति बनाकर इसको सामने रखा जाना चाहिए? आपने नाम प्रपोज कर दिया, अब सहमति बनेगी नहीं बनेगी तो खटास पैदा होगी, तमाम तरह की नहीं, चर्चाएं होंगी गोदी मीडिया में। चर्चाएं चर्चाएं पहले हो चुकी है, चर्चाएं पहले हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर एक एक नियम होते हैं ना। मतलब अगर आप यूनाइटेड फ्रंट में या दूसरे पार्टियों के साथ काम कर रहे हो तो एक एक मर्यादा होती है, एक नियम होता है जिसकी पालन करना जरूरी है, वरना ये गठबंधन चल नहीं पाएगी। उसी की पालन हो रही है बस। ये मैं समझता हूँ कि समय की बात है औपचारिक तौर पर इसकी अनाउंसमेंट करने के लिए। क्या नीतीश जी ने लालू यादव का नाम भी प्रपोज किया था मीटिंग में कि उन्हें संयोजक बना दिया जाए? जी, प्रपोज किया था। स्वाभाविक है, लालू जी सीनियर है, मतलब ये सभी जानते हैं, और मिलके वो दोनों साथ है महागठबंधन में। और लालू जी की तो मतलब उनकी सीनियरिटी और उनका जो अनुभव है उसका तो पूरा कदर सभी लोग करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि लालू जी को उसी वजह से, उनकी सीनियरिटी और उनका अनुभव, उनके एक्सपीरियंस, उसको ध्यान में रखते हुए वो टारगेट है आज इस मोदी सरकार के। और ये जो आरोप है, ये केस वगैरह वगैरह जो लगे हैं उनके ऊपर, इससे वो उलझ रहे हैं और उनको सबको पता है किस तरीके से उनको तंग किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी अब हेल्थ की हालत को भी ध्यान में रखते हुए यही कहा कि ये कैंपेन के लिए ये जरूरी होगा भागदौड़ की काफी, तो नीतीश जी ही बेस्ट रहेंगे। लेकिन लेकिन नीतीश जी तो ये सब जानते थे, इसके बावजूद उन्होंने लालू यादव का नाम आगे क्यों किया? अरे ये एक रिस्पेक्ट की बात है, वो साथ है तो सीनियर लीडर है, तो एक रिस्पेक्ट और इस तरीके की मतलब एक अटैचमेंट होती है नेताओं के बीच में, और सही है हमारे हिसाब से, ये सही बात है। इसके अंदर कोई गलत डायरेक्शन या रुझान आप नहीं देख सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय करना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाए इंडिया की इस चुनावी समर के लिए जो सामने खड़ा है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरह का सक्षम और सफल नेतृत्व दे पाएंगे पार्टी के? उनकी उम्र भी काफी हो गई है। नहीं, देखिए, जो चेयरमैन का मतलब है सबको मिलजुल कर काम करवाने का, जो कदम जो उठानी है, वो उसको उसके अंदर सक्षमता की जरूरत है। और ये बात अनुभव अमन खुद ही बताता है हमें कि विपक्ष के नेता होते हुए जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन वो बाकी पार्टियों के साथ कर पाए पार्लियामेंट के सेशन के दौरान, और उसके अलावा बाहर भी जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन के लिए वो जो है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कर पा रहे थे,
उनकी ऑफिस से ही तो कोऑर्डिनेशन हो रही थी। तो उसके अंदर हम समझते हैं कि वो उनकी ये क्षमता जरूर है और उनके उसका फायदा होगा कि ये ग्रुपिंग को एक कोहेसिव ग्रुपिंग बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। जी, तो लीडरशिप का सवाल 2 स्तरों पर देखा जा सकता है। एक तो आपने कहा कि वो गठबंधन के घटकों को एकजुट करके साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे। मतलब एक तरह से वो हरकिशन सिंह सुरजीत वाली भूमिका वो निभा पाने में सक्षम हैं। अगर उनके अनुभव को देखें और उनके जो जिस तरह की 1 डेढ़ साल की राजनीति अभी उन्होंने जो दिखाई है, उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल, अब वही तो चाहिए हमें। देखिए, लीडर का मतलब ये नहीं है कि ये गठबंधन की लीडरशिप देंगे। लीडर का मतलब है गठबंधन को चलाएंगे। गठबंधन को चलाने के लिए जो क्वालिटीज की जरूरत है, सबको इकट्ठा रखना, सबके साथ सलाह मशवरा करना, वो क्वालिटीज जो है उस क्वालिटीज करके सब में है। और जी, सबसे बड़ी लेकिन पार्टी ये भी मानिए कि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में वो अभी भी कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को मतलब सबसे ज्यादा सीट ये गठबंधन में वो कांग्रेस ही लड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, वो रहे चेयरमैन, वो नेचुरली स्वाभाविक भी है। जी, लेकिन इस लीडरशिप का जो दूसरी जो ज़रूरत है, वो ये है कि वो मतदाताओं को भी लुभाए, आकर्षित करे वो चेहरा, वो लीडरशिप। क्योंकि जो मोदी के सामने अब रख के देखा जाएगा खड़गे को। मोदी बनाम खड़गे भी ये चुनाव तब्दील होगा। बार-बार उन दोनों को आमने-सामने रखकर सारी चीज़ें कही जाएँगी। आप जानते हैं हमारा मीडिया किस तरह से विमर्श रचता है और ये बीजेपी भी करेगी। बीजेपी भी करेगी, दिखाएगी कि एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा माहौल बन सकता है खड़गे जी के नेतृत्व में कि एक बड़ा वोट बैंक पिछड़ों का, दलितों का साथ आ सकता है कि अगर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर उनके समुदाय से बनने जा रहा है, तो वो एक गोलबंदी बनाने में इंडिया गठबंधन और मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व काम कर सकता है। देखिए, ये फैक्टर्स जो है ये मेन फैक्टर्स नहीं थे जो कंसिडरेशन में आए आज मीटिंग। मेन फैक्टर जो आया कि कौन है जो इसके अंदर ये क्षमता रख सकता है कि सबको मिला जुला कर इस गठबंधन को आगे ले जाए। नेतृत्व जो होगा ये तो पहले ही कह चुके हैं। खरगे साहब ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने कहा, बाकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि लीडर जो होगा ये चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे कि कौन होगा, आई मीन जो लीड करेगा, जो नई सरकार जो बनेगी, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। अभी ये है काम। जैसे आप मोदी साहब के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये सामाजिक फैक्टर्स जो है जो आप बता रहे हैं वो कंसिडरेशन में आए नहीं थे आज के दिन जब जब ये तय हुआ था। लेकिन जाहिर है आप जो कह रहे हैं वो जरूर, मतलब जो मीडिया की हालत भी देख रहे हैं, बीजेपी खुद भी इसको इस्तेमाल कर सकती है, वो सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि इस गठबंधन को एक एकजुटता के आधार पर इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कर सकता है, ये क्षमता किसमें है। और जैसे सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मतलब उसके अध्यक्ष और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका जो अनुभव ने बताया हमें, इसके अंदर उनके पास एक क्षमता है। लेकिन येचुरी जी आपने ठीक कहा कि जब पार्टी उतनी सीटें ले आए गठबंधन और फिर बैठ के अपना नेता चुने, एक तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यही होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी चुनाव तक आप लोग अभी ऐसा लगता है कि हिचक बाकी है कि हमारा नेता ये है, हम इसके आधार पर भी वोट मांग रहे हैं, ये कहने में हिचक रहे हैं, आप भी हिचक रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि ये कंसिडरेशन में ही नहीं था ये कि उनकी ये चीजें योग्यता उनकी बनती है और इनको ध्यान में रखकर भी हम अपने लीडर का चयन करें। जी, ये आई मीन इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है कोई वोट कैचिंग के हिसाब से हमने आज निर्णय नहीं लिया। हमने निर्णय लिया कि गठबंधन को चलाने के हिसाब से। जो गठबंधन जो बीजेपी का एनडीए भी चलाता है वो मोदी साहब थोड़ी ना चलाते। वो कोऑर्डिनेशन जो करते वो एक अलग स्थाई है जहाँ पर आप पॉलिटिकली प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब किसके बीच में और किस तरीके से लड़ाई होगी। और एक है आपके ये संगठनात्मक, मतलब ये गठबंधन कैसे चलेगी, ये इसके अंदर मतलब ये दोनों
ये नहीं कि एकदम इसके बीच में लक्ष्मण रेखा है कोई, लेकिन ये दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जिसको निभाना। तो आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि क्या कोई और नाम भी आप आ सकता है जिसको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है? क्या ये कंफ्यूजन है? वो हमने, जैसे मैं बता रहा था पहले, वो हमने तय किया है कि वो उस तरीके की चुनाव से पहले किसी की प्रोजेक्शन उस तरीके से नहीं होगी। चुनाव के बाद हम करेंगे, लेकिन कई सारे क्षमता तो कई सारों में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रणाली अपनी है अपने भारत के अंदर, जो इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी में पहले लोग चुनते हैं अपने सांसदों को। सांसदों की मेजोरिटी चुनते हैं आपके तो कौन बनाएगा सरकार और कौन है प्रधानमंत्री। लेकिन जी आप एक सिद्धांत की और वैचारिक रणनीति की बात कर रहे हैं, जी लेकिन जनमानस किस तरह से व्यवहार करता है आप इतने सारे चुनाव देख चुके हैं। वहां पर पर्सनालिटी कल्ट भी काम करता है। नेताओं नहीं, की छवि करिश्मा, यानी आपकी पार्टी के नेता को लें ज्योति बसु को, तो उनके नाम पर वोट पड़ते थे। संगठन नहीं, के नाम भी पढ़ते होंगे, लेकिन उनके नाम पर भी, उनके नेतृत्व को देखकर भी वोट पड़ते थे। नहीं, नहीं, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये सब अपने नाम पर वोट लाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से वो पड़ता है असर। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि जिस प्रणाली के अंदर आप फर्ज करिए, यही बात आपको याद होगा मुकेश जी, हम लोग भी तो उस समय भी तो चर्चाओं में भाग लेते थे, 20 साल पहले की बात, जब ये सवाल था, सबसे इंडिया शाइनिंग की बात थी, फील गुड फैक्टर की बात थी, वाजपेयी साहब के मुकाबला कौन, याद है ना? और तो हमने बोला चुनाव के बाद वो विकल्प मिलेगा आपको वाजपेयी साहब का, और मिला ना। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे ना। तो वो भी तो है देश की वास्तविकता। लेकिन तो 2004 और 2024 इनमें आपको फर्क दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं, फर्क तो है ही, 20 साल का फर्क है, तो वो तो है ही। लेकिन एक चीज है, जिस तरीके की वो फिनोमिनन की बात कह रहा हूं मैं, जो उस समय है, ये तो इस निस्संदेह से कह सकते हैं आप, से सबसे ऊंची स्थाई पर अगर राजनेताओं में है तो वाजपेयी साहब थे। और यही सवाल था कि क्या होगा उनके सामने, उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं, उनके नाम पर बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब गठबंधन बनी और वो सामूहिक तौर से जनता के सामने आई, तो उनको उनको पराजय किया। एक यूपीए सरकार बनी और नए मुख्यमंत्री बने जो 10 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। तो आपको ये ये भी है। खतरा नहीं लगता येचुरी जी कि अगर इस मामले में स्पष्टता नहीं देंगे तो लोगों में ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि भाई कौन? ये नहीं, सवाल बार बार उठेगा। नहीं, कंफ्यूजन क्यों बना रही है? सवाल यहाँ पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं एक व्यक्तियों के मुकाबले के आधार पर नहीं। हम जा रहे हैं क्या हो रहा है देश का, देश की हालत क्या है, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की हालत क्या है, आज देश के मेहनत कर जनता के ऊपर किस तरीके से बोझ और उनके ऊपर जो आक्रमण जो हो रहे हैं जिंदगी पे ऊपर, उसका हल क्या है? ये सवालें हैं जो हम ले जाएंगे। ये नहीं कि आप और मेरे बीच में लड़ाई है। ये किस लिए है? ये लड़ाई हो क्यों रही है? नीतियों के आधार पर ना। इसलिए ये नारा हम हर समय देते आए हैं, देश को नेता नहीं, देश को नीति चाहिए, जनहित में नीति। और ये मानसिकता बदलने की भी जरूरत है, लोगों के अंदर बदलेगी भी। क्योंकि आज की हाल देख लो आप फूड आइटम्स के जो आपके दाम जो बढ़े हैं पिछले 1 महीने में, वो 20% से ज्यादा है। तो ये हमारे हमारे तरफ से ये जो पूरा का पूरा कंटेस्ट होगा नीतियों के बीच में, क्या देश के हित के लिए, देश की एक चरित्र है हमारे भारत का कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, आज उसी चरित्र को बिगाड़ा जा रहा है। आज उसको उसकी जगह पर एक कट्टरपंथी फांसीवादी, मतलब एक रुझान, एक जो है उस तरीके की व्यवस्था को कायम करने की जो पूरी की पूरी कोशिश, और जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करते हुए एक जहरीला, मतलब हिंसा की वातावरण को पैदा करते हुए हमारी सामाजिक एकता, हमारे लोगों के बीच में सद्भाव, इस सबको बिगाड़ते हुए ये जो इस व्यवस्था को बिगाड़ रही है, उससे हमारे देश को बचाना।
जी, आज ये है मुख्य रूप से लड़ाई, ये नीतियों की लड़ाई, और इसी को जो है प्रोजेक्ट करेगी इंडिया गठबंधन। जी, इन नीतियों के अंदर जो है परिवर्तन की जरूरत, और जिस तरीके से आज एक कॉर्पोरेट कम्युनल जो नेक्सस चल रहा है, जो चंद लोगों को फायदा हो रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, ये जो विरोधाभास जो बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना है, इसको सुधारना है व्यवस्था को। ये होंगे मुख्य बातें जो जनता के बीच सामने जाएंगे, हम ले जाएंगे, और तय करना होगा नीतियों के बीच, नेताओं के नहीं। तो ये रहेगी हमारी कैंपेन का मुख्य मूल आधार। जी। मैं अभी इस पे आऊँगा इंडिया के गठबंधन का एजेंडा क्या होगा। लेकिन उसके पहले जो अभी आपने कहा, मैं पिछले 30-35 सालों से कम्युनिस्ट पार्टियों से यही सुनता आ रहा हूँ। नीति, एजेंडा, लेकिन चुनावी जो पूरा खेल है, वो दूसरे लेवल पर खेला जाता है। जहाँ पर आपको एक करिश्माई लीडरशिप चाहिए, एक कुछ ऐसे मुद्दे भी चाहिए जो जनता को अपील करते हों। एक सूखा एजेंडा वोट नहीं देता है। आप लगातार हारते जाएँगे, ये नियति बन जाती है। तो क्या आपको, पहला सवाल तो मेरा यही है कि नेता के सवाल पर इतना कैजुअल क्यों है इंडिया गठबंधन? कैजुअल नहीं, देखिए अभी क्या अनुभव जो आपने कहा उसका, उसके अंदर वजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको मतलब डिस्मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब अभी हाल में जो हुए हैं चुनाव आपके, देख लीजिए कर्नाटक में, पूरी की पूरी चुनाव का नेतृत्व मोदी साहब ने किया ना, और वहां पे जय बजरंगबली बोलने का नारा भी दिया, वोट डालते डालते जय बजरंगबली बोलिए। नतीजा क्या निकला? वही, अगर उत्तर भारत में देखना चाहे तो हिमाचल में देखिएगा जो हुआ। तो ये हर समय सिर्फ सिर्फ इसी आधार पे नहीं होती। लोग मतलब रोजमर्रा उनकी जिंदगी का अनुभव भी तो लोगों का, वो आप दरकिनार नहीं कर सकते हो ना। वो अनुभव भी आएगा, और हम चाहते हैं कि वो अनुभव प्राथमिक हो, ये नहीं कि आपकी भावनाओं के आधार पर खिलवाड़ हो रही है, या आपके पैसे के दबाव है। पैसा बेहद बढ़ रहा है, जैसे हमारे जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनाव लड़ना ही अब नामुमकिन बनाया जा रहा है। अब इस तरीके की हालत है, या आपकी सामाजिक और जातिवादी एक सोशल इंजीनियरिंग की बात, ये इस तरीके से चीजों से रोजमर्रा की जिंदगी की हालत तो मतलब बेहतर नहीं हो सकती। और ये लोग समझ रहे हैं, ये भी गलत है कि कहना कि लोग जो है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव को दूर करके वो निर्णय ले रहे हैं किसको जिताना है। उन जिन जो जीतेगा उनकी नीतियां क्या होगी, उसके आधार पर उनकी जिंदगी निर्भर है ना। तो वो आएगा, उसको उसको प्राइमरी फोकस में ले आना हम समझते हैं जरूरी है देश के लिए और लोगों के लिए। ये ऐसा केवल कम्युनिस्ट पार्टियां सोच रही हैं या इंडिया गठबंधन के दूसरे साझीदार भी सोच रहे हैं? ऐसी तो चिंता दूसरे गठबंधनों की तरफ से, दूसरे घटकों की तरफ से नहीं आ रही? नहीं, आ रही है। देखिए ये जो गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी ने दी, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में, और आज जो हो रहा है महागठबंधन जो कर रही है बिहार के अंदर, अभी हाल ही जो अभी ये टीचरों की सवाल के ऊपर जो उन्होंने जो जो उसको रिजॉल्व किया था इशू को, या बाकी मतलब जिन सवालों के ऊपर आज 3 बजे उनका एक कार्यक्रम था, जहाँ पर इन सवालों के ऊपर, जिंदगी के सवालों के ऊपर दोनों नीतीश जी और तेजस्वी जी जाकर वहाँ पे शामिल हुए। और उसी तरीके से जहाँ पर भी आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टियां हैं, उन पार्टियों की प्राइमरी फोकस रही है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना। इसके लिए वो कर रहे हैं काम, ये नहीं कि नहीं कर रहे। और ये जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये मानिएगा बात, जितना आप भावनाओं को उत्साहने की जो कोशिश होगी भाजपा की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से, लेकिन उसी उतना ही लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की हालत, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, जो देश के अंदर अब लोगों के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, वापस जा रहे हैं अपने गांव और खेतों में ताकि वो जिंदा रह सके, कुछ ना कुछ तो उनको मिल जाए अपने शहरों को छोड़कर। ये रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है आज हमारे हिंदुस्तान में, कि अब ये सब जो है एक एक व्यवस्था को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, इसको बदलना,
वो जरूर एक मुख्य मुद्दा बनेगी और हम बनाएंगे भी। येचुरी जी, जो जिस तरह से मोदी जी और मोदी सरकार और उनके संघ परिवार ने राम मंदिर के इशू को खड़ा कर दिया है और पूरा भावनात्मक माहौल, एक तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश पूरे देश भर में हम दे पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कम से कम उत्तर पश्चिम पट्टी में तो हम देख ही सकते हैं। जिस तरह से मतलब अजीब-अजीब तरह के दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी हवाई जहाज का पूरा क्रू त्रेता युग वाले वस्त्रों में, हालाँकि त्रेता युग में वैसे वस्त्र पहने भी जाते होंगे, इसमें संदेह है। उस तरह के वस्त्रों में सजे-धजे और दूसरी तरह से भी आप अगर देखें शंकराचार्यों ने जो कुछ कहा, उसको लेकर जो रिएक्शन आ रहा है, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि एक तरह का फ्रेंजी पूरे उत्तर पट्टी में फैल गया है। इसमें इंडिया गठबंधन क्या कर सकता है? क्या ये मुद्दे जिनकी बात कर रहे हैं आप, उनके बारे में सोचने का स्पेस भी आम आदमी को दिया जा रहा है? कि आप केवल राम मंदिर के बारे में सोचिए, उन्हीं का गुणगान बाकायदा जहाँ पर बीजेपी राज्यों में सत्ता में है, वहाँ सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से परिपत्र जारी किए जा रहे हैं कि आपको ये करवाना है, यहाँ भजन करवाइए, यहाँ कीर्तन करवाइए, यहाँ दुकानों में उनका मॉडल रखिए, ये तमाम चीज़ें हो रही। बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूरा का पूरा भाजपा की कोशिश, भाजपा के सरकारों की, प्रशासन की कोशिश, यही भावनाओं को उत्साह कर रखे ताकि लोगों के सामने और बाकी रोजमर्रा जिंदगी की हालतों के बारे में सोचने का ही समय ना दे। बिल्कुल सही है। उनका उनका जो रणनीति है वो यही है, ये तो स्पष्ट रूप से वो सामने ले आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये देखिए, जहाँ तक आस्था और धर्म का सवाल है, मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार हूँ, जितना भी वो प्रोपेगेंडा कर ले, जितना भी वो इस तरीके से मतलब प्रयास कोशिश कर ले, आम हिंदुस्तान के नागरिक में आस्था और धर्म के बारे में जो समझ है वो स्पष्ट है। धर्म जो है वो एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में एक पवित्र बंधन। कौन होगा वो परमात्मा, वो ये आत्मा ही तय कर सकती है। अच्छा लग रहा है येचुरी जी, एक कम्युनिस्ट से आत्मा और परमात्मा की बात सुन रहा क्यों हूँ मैं। नहीं, और ये आत्मा तय भी कर सकती है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, या मतलब जो भी हो, या नास्तिक भी हो। नास्तिक का परंपरा भी उतना ही प्राचीन है जितना हिंदू धर्म है। चारवाक सबसे पहले जो वो तो थे ही। तो सवाल ये है कि ये बंधन में किसी को हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। अब राम जी आके ये नहीं कह सकते कृष्ण जी की पूजा क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। अभी आत्मा तय करेगी मतलब क्या हो। और ये भावना हम समझते हैं, इसकी पूरी इज्जत करते, कदर करते। आप जितना भी प्रचार कम्युनिस्टों के खिलाफ जो हो रहा है, मतलब वो जो हुआ है और जो हो रहा है, उसके बावजूद कहते हैं इसकी, और ये अधिकार का संरक्षण करेंगे हर इंसान का, जो भी वो बनना चाहता है। लेकिन इसके अंदर हस्तक्षेप करने की बात, ये जो सोच है, हम समझते हैं कि भारत के लोगों के अंदर ये बहुत गहरा है उनके। अब कोई जाकर किसी को नहीं कह सकता है कि भाई तेरी मतलब आपका भगवान कौन है। हमारे दक्षिण में तो आप आइए तो आप देखेंगे कि हर गांव में एक उनका भगवान होता है, वो ग्राम देवता होती है, मतलब हर जगह पर। हमारे आदिवासियों के अंदर वो होती है। ये परंपराएं जितने भी अलग अलग, वो अपनी जगह पर है, उनकी पूरी इज्जत है, उनकी पूरी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर आता है, ये चुनाव और सरकार बनते किस लिए, लोगों की और देश की हित में ना। तो ये भावनाएं जिस जगह पे है, और शंकराचार्यों का भी जो कहना है, मतलब जो भी उनके कारण जो है, जिस वजह से वो जाने रहे वहां पे, ये मतलब अयोध्या, तो वो भी कारण एक है स्पष्ट रूप से। वो तो कम्युनिस्ट तो नहीं बोल रहे, वो शंकराचार्य बोल रहे हैं। और बात तो वही बनी। तो इन सबको भी, इन सबसे अलग होने के लिए एक किस्म की एक उन्माद पैदा करना चाहती है भाजपा और आरएसएस लोगों के बीच में, और ये कर रही है। ये तो जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल कर रही है। और लेकिन इसका उस तरीके से, मतलब वो जो राजनीतिक फायदा के लिए जो इस्तेमाल करना चाह रही है, वो राजनीतिक फायदा में हमारे हिसाब से उस तरीके से नहीं मिलेगा जितनी उनकी कोशिशें रही है।
लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन चाहे के घटक हैं, चाहे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां हों, जिन्होंने न्योता ठुकरा दिया है वहां जाने का, ये उनके खिलाफ जा रहा है। उनके खिलाफ प्रचार भी किया जा रहा है कि आप लोग रामद्रोही हैं, आप लोग हिंदू विरोधी हैं। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पर, आईटी सेल के जरिए, पार्टियों के जरिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं, वो चलाएंगे, वो उसी का वो फायदा उठाना चाहिए। दुष्प्रचार है। अब यही कहिए, ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं शंकराचार्य, कहे वो शंकराचार्य जो है वो हिंदू धर्म के विरोधी है। अब समाज उसको कितना स्वीकार करेगा, वो मतलब वो समाज ही उसका जवाब देगा। प्रचार तो उनकी तरफ से ये दुष्प्रचार चलेगी चले। जब हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी सोच क्या है, मतलब अभी जो आपको बताया, जहाँ पर धर्म की बात हो, आस्था की बात हो, तो वो अपने जगह पर जो है, लेकिन उसके बारे में दुष्प्रचार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन हम इस समझते हैं, प्रोपेगेंडा का जवाब क्या है इंडिया के पास? कैसे काट करेगा वो? जैसे मैं अभी आपको बताया कि आखिर धर्म आस्था क्या है और राजनीति क्या है। राजनीति और धर्म और आस्था के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है, और वो लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है भाजपा आज। राजनीतिकरण जो हो रही है अयोध्या के अंदर मंदिर के उद्घाटन का, उस राजनीतिकरण से वो चुनावी फायदा की जो सोच रहे हैं, उसके चक्कर में वो लक्ष्मण रेखा जो धर्म और आपके राजनीति के बीच में है, उसको पार कर रही। और लक्ष्मण रेखाएं पार जब होती है, आप जानते हो क्या होता है। तो अब ये काम वो कर रही है, वो इस दुष्प्रचार के साथ जोड़कर, जो हमारे खिलाफ। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे आप जनता से अलग-थलग भी पड़ रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस के बारे में। मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों का रुख तो हमेशा से साफ रहा है। कांग्रेस पार्टी डामाडोल होती रही है और इस मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया कि हम नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है कि उत्तर पट्टी में पहले ही कमजोर है, वो मुकाबला नहीं कर पा रही है और अब और अलग हो सकती है वो जनमानस से? नहीं, मेरे हिसाब से ये देखिए, यहाँ पर अभी भी जो असेंबली चुनाव है, जो भी जो भाजपा जीते, उसके अंदर भी आप देखिए तो कांग्रेस ने अपनी वोट शेयर तो मेंटेन किया, 40% के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा वो वोट तो है उनके पास। 40% कम नहीं होता, मतलब है जनतांत्रिक व्यवस्था में वोट। तो वो जनता से अलग तलक कैसे, ये जो चुनाव प्रणाली है अपनी, उसके अंदर आप 15 वोटों से जीते, 1000 वोटों से जीते, 1 लाख वोटों से जीते, बस, तो वो जो पार करता है वो जीत जाता है। वो प्रणाली की वो बात छोड़िए, लेकिन जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ने अपना, उनका जो प्रभाव है, जो असर है, उसको वो बरकरार रखा, चुनाव बेशक हारे। तो इसके अंदर ये कहना है कि वो एकदम गायब हो जा रही है लोगों के बीच में, ये बिल्कुल गलत है, और वो जी। होगा नहीं। और वो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपने विचारधारा है। और सबसे बड़ी उनके लिए ये बात है, जो शंकराचार्यों का रुझान है, जो उनके लिए पूरा, कल ही उन्होंने मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया भी पूरी बात। जी। तो ये हम समझते हैं कि जिस तरीके से नकारात्मक असर पड़ने की प्रयास जो भाजपा कर रही है और कोशिश जो कर रही है, वो उस तरीके से होगा नहीं। मैं वापस लौटता हूँ बंटवारे पर, सीटों के बंटवारे पर। बंगाल में आपने कहा कि अच्छा है कि वहाँ हम सब एक साथ न लड़े, ताकि जो पोलराइजेशन, एंटी इनकम्बेंसी वोटों का होना है वो ना हो पाए। लेकिन वहाँ कांग्रेस को टीएमसी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो आपके साथ मिलके पिछला चुनाव लड़के देख चुके हैं। तो अब क्या स्थिति है? क्या आप उनके साथ होंगे? किसके साथ होंगे? अकेले होंगे? क्या होगा? स्थिति वहाँ स्पष्ट नहीं हो रही है। हम चाहते हैं बंगाल के अंदर जो पहले जो हुआ था, उसी तरीके से लेफ्ट के साथ कांग्रेस और बाकी सेकुलर जितने भी ताकतें हैं, वो सब जुड़कर, वो सब जुड़कर चुनाव लड़े, भाजपा को हराने के लिए, ममता जी को सत्ता से अलग रखने के लिए। ये हम चाहते हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, वो उनको तय करना होगा। नहीं, वो तो आपको बताया होगा ना कि क्या करना चाहती हो, क्योंकि वो तो सीटें मांग रहे हैं ममता बनर्जी से। वो दो नहीं, तीन सीटें दे रही हैं तो नाराज भी हो रहे हैं वो ममता बनर्जी ने बिना कुछ मांगे कहा कि हम आपको 2 देंगे कांग्रेस को।
कांग्रेस का जवाब ये था, तो दो तो है ही हमारे पास, वामपंथियों के साथ जाकर दो तो हम जीत चुके हैं, तो उससे उससे क्या वो बड़ी बात क्या है। बस वहीं पर अब रुकी है। अभी आप देख रहे हो कि वहां पे लोकल कांग्रेस नेता जो है वो तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के विरोध में बहुत कड़ी तरीके से वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो भी फाइनल निर्णय होगा वो कांग्रेस पार्टी लेगी अपनी। लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियां इकट्ठा रहे इन भाजपा को हराने के लिए मुख्य रूप से, और ममता बनर्जी को सत्ता से दूर रखने के लिए, ताकि दुरुपयोग ना हो उस सत्ता का हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। जैसे ये होता रहा, अरेस्टें होते रहे, हिंसा बढ़ती रही, मतलब हमले होते रहे तृणमूल की तरफ से, इसके ये सब बंद करना है तो उनको सत्ता से दूर रखना है। आपको उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? अखिलेश यादव भी आज मीटिंग में नहीं आए। नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण दी थी कि कई कारण थे जिसके वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कोई विरोध में वो उन्होंने बॉयकॉट या उस तरीके से एब्सेंट नहीं हुए। उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो शामिल नहीं हो पाए थे आज। हाँ, लेकिन जो भी समाचार आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो यही आ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनकी बड़ी खटपट चल रही है और इस वो वजह से। वो जी। होगी, ये स्वाभाविक है। ये सिर्फ इंडिया के ग्रुपिंग में ही नहीं, वो एनडीए में भी होती है। काफी खटपट तो चलती है जब जब अलग अलग पार्टियां अपने सीट की बंटवारे के बारे में करते हैं, वो तो होता है, मतलब वो नेचुरल है, मतलब हमारे चुनावी प्रणाली में। लेकिन वो सब सुधर जाएंगे मेरे हिसाब से। आपको लगता है दिल्ली पंजाब भी आसानी से सुलझ जाएगा केजरीवाल के जो जैसे रुख? बंगाल के अंदर हालत है, हो सकता है पंजाब में वही कंसिडरेशंस भी हो कि किस तरीके से इसका सब इकट्ठा होने से वहां पर मतलब बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों को फायदा मिले। अब ये कंसिडरेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्टेट बाय स्टेट ये होगा, बट लेकिन दिल्ली के अंदर डेफिनेटली हम समझते हैं कि ऑलरेडी ये चर्चाएं शुरू है, खबरें तो आ ही रहे हैं, ये बातचीत हो रही है आप और कांग्रेस के बीच में। क्या लगता है अब इंडिया गठबंधन यहाँ से अगला कदम क्या है उसका? क्योंकि बहुत धीरे और सरकते हुए घिसटते हुए चल रहा है। ये फील नहीं दे रहा है जनता को कि ये एक पूरी तरह से एकजुट है और उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास, उसका संकल्प है मोदी को ठीक ढंग से चैलेंज करने का। वो सब है लोगों के बीच में, जो हमारी प्रचार हो रही है, अखबारों में नहीं, टीवी चैनलों पे नहीं, और क्योंकि वो देंगे भी नहीं, और उल्टा 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 देने की प्रयास करते हैं। आप तो मेरे से बेहतर जानते हो मतलब क्या हालत है मीडिया की। लेकिन लोगों के बीच में ये तो बिल्कुल मतलब बात और बड़ी जोरों से वो प्रचार नीचे के स्तर पर चल रही है, और उसका नतीजे कई कई जगह पर आपने देखा है। मतलब जितनी भी आपके अंदर कमजोरियां हो इस चुनावी व्यवस्था में, ईवीएम्स में या पोस्टल में, किसी में भी, उसके बावजूद भी चुनाव जीत रही ना अपोजिशन पार्टियों की जगह। आप जो हुए, और या ये भी याद रखिएगा आप, 1900 2003 में जब वाजपेयी साहब के नेतृत्व में इन चारों प्रदेशों में चुनाव जीता भाजपा, 2004 के चुनावों को वाजपेयी साहब ने कुछ महीने पहले करवा ली ताकि फायदा मिले उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में, लेकिन वो हार गया। 2018 में कांग्रेस पार्टी जीती ये सभी स्टेट है, 2019 में तो पार्लियामेंट चुनाव में हार गई। तो अब स्टेटों के अंदर जो हो रहा है और सेंटर के अंदर जो होगा, मतलब इसके अंदर लोग भी तो अपने हिसाब से मतलब वो निर्णय लेते हैं। तो इतना ऑटोमेटिकली इसको जो है आप जोड़कर इस तरीके से निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या है? आगे क्या रास्ता क्या है? अब आगे रास्ता ये है कि इंडिया टुडे बन रही है, वो योजनाएं सीधा सीधा लोगों के साथ संपर्क में जाएगी। कल से कांग्रेस पार्टी की अपना वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मतलब वो शुरू है, मतलब आपके पूरब से पश्चिम तक, और बाकी जगहों पर ये सभी इंडिया के गठबंधन के नेता लोग सामूहिक तरीके से कई जगहों पर जनसंपर्क के लिए वो जाएंगे।
लोगों के साथ मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग होगी, और साथ ही साथ हर स्टेट के अंदर ये सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। कोई डेडलाइन फिक्स की है आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट के लिए? डेडलाइन माने जितनी जल्द से जल्द हो, हमारी ये है कि अगले 1-2 हफ्ते में इसको पूरा कर लिया जाए। जनवरी के अंदर अंदर ये फाइनल हो जाए। हमें कोशिश यही है, वो ये हो जाएगी मेरे हिसाब से। 19 दिसंबर की बैठक में कहा गया था कि दिसंबर के अंत तक ये हो जाएगा। 1 नहीं, महीने ऑलरेडी एक्सटेंशन आप दे रहे हैं। नहीं, एक्सटेंशन की बात नहीं है। सवाल ये है कि ये एक कंक्लूसिव तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से ये तय हो, और तभी तो इसके अंदर ये कोहेजन रहेगा और इलेक्शन कैंपेन में एक प्रभाव पड़ेगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ, वो हर स्टेट में हो रहा है अपनी अपनी ठोस परिस्थितियों के आधार पर। आप देखते रहिए, मतलब इसके अंदर इस तरीके के अर्जन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो एनडीए के लिए भी। आपने मंत्री बना दिए, इलेक्शन कमीशन कैसे वो बनाने दिया जब वो चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, चुनाव से पहले ही जो कैंडिडेट है उसको मंत्री बना दिया आपने स्टेट में। इलेक्शन कमीशन कैसे इसको अलाउ किया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट पता नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के भी अपने स्टैंडर्ड्स है, लेकिन अब वो चुनाव हार गया, है ना। तो इसलिए क्या तय कर लोगे आप, कौन बनेगा, और लोग क्या तय करेंगे किसको जितवाना है, उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम जी, आपने हमसे बात की इंडिया थैंक यू। गठबंधन की तैयारियों के बारे में। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपसे इस पर लगातार बातचीत होती रहेगी जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, और आपकी और आपकी चैनल को और आपकी यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल सक्सेस। थैंक यू।